नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, यूपी टेट की तैयारी के क्रम में आज हम पर्यावरण का सौर मंडल और पृथ्वी वाला टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन 2011 से लेकर 2021 तक यूपी टेट में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न के साथ अगर कुछ फैक्ट्स जुड़ा है तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर यूपी टेट की पूरी तैयारी अपने इस चैनल पर चल रही है। बहुत ही जल्द आपको ढेर सारे वीडियोस मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह बता दूँ कि इस सौर मंडल और पृथ्वी वाले टॉपिक से हमने 45 क्वेश्चन को उठाया है और उन 45 प्रश्नों को आपको बताएंगे और ये सभी प्रश्न पिछले यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है ये 8 जनवरी 2020 को पूछे गए प्रश्न पत्र में था। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? अब चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि रेंडियर जो है वो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा ठंडा प्रदेश है, मानसून, टैगा, टुंड्रा या फिर गर्म मरुस्थल। तो यहाँ पर जो टुंड्रा होता है वो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। ये एक तरह का बायोम होता है और यहाँ पर जो क्षेत्र होते हैं वो रेगिस्तानी होते हैं और ठंडे होते हैं। कैसा रेगिस्तान? ठंडा रेगिस्तान। और यहाँ पर हमेशा बर्फ़ बिछी रहती है। और अगर कभी बात करें कि टुंड्रा का मतलब अर्थ क्या होता है, टुंड्रा का अर्थ होता है ऊंची भूमि या फिर कह सकते हैं वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता। तो यहाँ पर कभी कभी टुंड्रा का अगर अर्थ पूछ लिया जाए तो ये भी आपको आना चाहिए। अब टुंड्रा होते कितने प्रकार के? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिका टुंड्रा। तो ये 3 तरह के टुंड्रा होते हैं और टुंड्रा बहुत ही ठंडे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? डाउन्स, प्रेरीज, पंपास या फिर कंपास। ये क्वेश्चन भी 2020 के यूपी टेट में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंपास। कंपास एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। क्लियर हो गई बात। अगर डाउन्स की बात करें, ये जो डाउन्स है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। और अगर प्रेरीज की बात करें तो प्रेरीज USA और कनाडा में पाया जाता है। पंपास की अगर बात करें तो पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। और कंपास आपको मालूम होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वह ब्राज़ील में पाया जाता है और ये उष्ण कटिबंधीय है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर पूछा गया शीतोष्ण कटिबंधीय यानी शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो ये कंपास है। कंपास ब्राज़ील में पाया जाता है और ये उष्ण कटिबंधीय होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? आपको मालूम है कुल कितने महाद्वीप हैं? आपको ये बताना है नीचे कमेंट में कि संसार में कुल कितने महाद्वीप हैं। अब उन सभी महाद्वीपों में जो सबसे बड़ा है वो है एशिया। विश्व के कुल भूभाग का 3/10वां भाग अकेले एशिया कवर करता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 30% अकेले एशिया के पास विश्व का भूभाग है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या के आकार से बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दो। देखो, ये तो हमने बात कर ली भूभाग के हिसाब से कि विश्व का 30% भूभाग एशिया के पास है, लेकिन अगर हम बात करें कि विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में रहती है तो 60% जनसंख्या एशिया में रहती है विश्व की। ऐसा क्यों है? विश्व में इतनी ज़्यादा जनसंख्या क्यों रहती है? आपको मालूम है जनसंख्या के मामले पे नंबर 1 कौन है? चाइना है। और दूसरे नंबर पे कौन है? इंडिया है। और ये दोनों देश कहाँ पर हैं? एशिया में हैं। तो जब नंबर 1 और नंबर 2 दोनों एशिया में हैं तो 60% होना तो तय है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में, झारखंड में, थार मरुस्थल में या फिर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में? ये जो क्वेश्चन है ये जब यूपी टेट में पूछा गया था विवाद बन गया था इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसके 2 आंसर सही यहाँ पर दे रखे हैं। थारू जनजाति आपके उत्तराखंड में भी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी पाई जाती है।
तो लेकिन यहाँ पर जो यूपी टेट जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, जो पीएनपी है, पीएनपी ने उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र को सही आंसर माना है। थारू जनजाति जो है वो द्रविड़ जनजाति के अंतर्गत आती है, ये जरूर याद रखिएगा। ये कहाँ, ये किसके अंतर्गत आती है? द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत आती है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में? तो जो भिलाई है, भिलाई इस्पात संयंत्र, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित है। दुर्ग जिले में, याद रखिएगा, यह राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर है। भिलाई छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध शहर है, जो शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी विशिष्ट स्थान रखता है। तो यहाँ पर आपको कई चीज़ें मालूम पड़ी। एक तो जो भिलाई है वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। दूसरी बात, यह एक औद्योगिक शहर है। तीसरी बात कि यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर से एक पॉइंट निकल के आया कि राजधानी छत्तीसगढ़ की क्या है? वो है रायपुर। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन किसके बीच चली थी? कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच, बम्बई से पुणे के बीच या बम्बई से ठाणे के बीच? तो आपको मालूम है कि 1853 में पहली बार ट्रेन चली थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ट्रेन चली और कहाँ से कहाँ चली? बम्बई से ठाणे चली थी। ये लगभग 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी। क्लियर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन, किलिमंजारो, अरावली या फिर यूरॉल? तो इसका सही आंसर है किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? मुंबई तट, गंगा डेल्टा, कच्छ तट, गोवा तट? एलिफेंटा आपने बहुत सुना होगा। एलिफेंटा जो द्वीप है वो बम्बई तट पर स्थित है। बम्बई में समुद्र में 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर एक छोटा सा द्वीप है और इसका जो हम कह सकते हैं, इसका जो व्यास है लगभग 4.5 मील, जिसे हम लोग कहते हैं 7.2 किलोमीटर इसका व्यास है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ हैं जिनके बीच में एक घाटी है और इसका जो पुराना नाम है वो धारापुरी है। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, मानसूनी वन पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर वर्षा होती है और कितनी वर्षा होती है यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर। तो मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मानसूनी वन कहते किसे हैं? मानसूनी वन उन्हें कहते हैं जो मानसूनी जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं और भारत के कुल वन क्षेत्र के 80% में मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 80% वन जो हैं वो मानसूनी वन हैं भारत में और यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, अब ये आपको बताना है। कार्बी एंगलोंग पठार, इसका विस्तार कहाँ है? तिब्बत का, शान पठार का, प्रायद्वीप पठार का या फिर हिमालय का? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रायद्वीप पठार का। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह कौन है? एकोनरिया, क्रॉसिपस जलकुंभी, सिनोडोन, डेक्टोलाइड दूबघास, लेंटाना कैमारा, पार्थिनियम, हिस्टेरोफोरस जिसे कांग्रेस घास कहते हैं। तो बंगाल का आतंक जो है वो जलकुंभी को कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, 16 घास मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास मरुस्थल हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल? तो 16 घास मरुस्थल है वो पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। यहाँ पर इसके बारे में अगर कुछ बताएं तो जो 16 घास मरुस्थल है ये एक तरीके का उष्ण कटिबंधीय है जो दक्षिण भारत के उच्च माउंटेन क्षेत्रों में रोलिंग पहाड़ियों और घाटियों में पाया जाता है।
और इसके बारे में और जान लेते कि पश्चिमी घाट के ऊंचाई पहाड़ी क्षेत्रों में पाया गया सोल और घास का मैदान कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की श्रृंखला है, जिसमें कई खतरनाक और स्थानिक प्रजातियों का घर है। तो 16 घास मरुस्थल आपको पता चल गया, ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास हमने कोकारे बेलूर, नेलापट्टू, कुंथुनकुलम और ये सभी। तो पेलिकन पक्षी जो है ये सभी यहाँ पर ये तीनों जगह हैं यहाँ पर प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कई बार आपको बताया गया कहाँ पर संरक्षित है। भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने ये निकल के आता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ये नीचे हमें कमेंट बताइए कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो कई बार बताया जा चुका है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वर्ष 1973 में स्टार्ट किया गया था। देश में बाघों की संख्या लगातार घट रही है, इसी को देखते हुए भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक योजना शुरू की गई, जिससे बाघों को सुरक्षित किया जा सके। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को? ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। इसके बारे में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। ध्रुव तारा को पोल स्टार या नॉर्थ स्टार कहा जाता है, यह सदैव रात्रि में उत्तर दिशा में चमकता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, जो पोल स्टार है, नॉर्थ स्टार है, ये ध्रुव तारा ही है। क्लियर हो गई बात। तो ध्रुव तारा कौन सा हो गया? उत्तरी तारा। अंग्रेजी में कहें पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अब यहाँ पे फूलों की घाटी, इसको हम लोग कहेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। और इसी तरह एक है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली ये आपने अगर सुना है या कहीं से हमें पता करके बताइए, क्या आपको मालूम है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? नीचे कमेंट में बताइए सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। इंडिया में स्थित है या इंडिया के बाहर स्थित है? अगर इंडिया के बाहर स्थित है तो उस कंट्री यानी देश का नाम नीचे कमेंट में बताएं। बात कर लेते हैं फूलों की घाटी की, फ्लावर्स वैली या वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों की घाटी जो है ये एक नेशनल पार्क है उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, और फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं, मकर रेखा। मकर रेखा ऑप्शन में दे रखी हैं, कौन सी है इसमें ये आपको बताना है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 22.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या फिर 23 डिग्री साउथ। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा 23.5 डिग्री साउथ यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री एस बनाए मतलब साउथ दक्षिणी ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। मकर रेखा पृथ्वी की दक्षिणतम अक्षांश रेखा है। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? गिर है गा से और गा से ही होता है गुजरात, तो गिर जो है वो गुजरात से रिलेट करती है। इसके बारे में देख लेते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में गिर शेर परियोजना भारत सरकार द्वारा 1972 में स्थापित की गई थी। यह वन्य जीव अभ्यारण्य शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो यहाँ से भी 3 बातें निकल के आ गई। सबसे पहली बात तो ये कहाँ स्थित है? गुजरात के जूनागढ़ में। कब स्टार्ट किया गया? 1972 में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। जागृत ज्वालामुखी क्या होता है? जिसमें से हमेशा कुछ ना कुछ लावा निकलता रहता है, ठीक है। सिसली, हवाई, एंडीज या फिर रॉकी? तो यहाँ पर आपको ये बताना है। तो कहाँ पर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है? ये एंडीज में स्थित है। कोटोपैक्सी सक्रिय जागृत ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर तथा दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है।
यह विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में से एक है। तो यहाँ पर यह आपको पता चला कि ये किस कंट्री में है, दक्षिण अमेरिका। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से। आप सबको मालूम होगा गंगा नदी कहाँ से निकलती, गंगोत्री ग्लेशियर से। इसके बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर की। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद से निकलती है और इसे भारत की पवित्र नदी कहा जाता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है। ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या फिर सर्वे ऑफ इंडिया। तो प्रदूषण को मापने से संबंधित है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आपने अपने शहर में भी कई जगह ऑफिस इसके देखे होंगे, हर जिले में इसका ऑफिस बना होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग हिमानी से निकलती है। क्लियर हो गई बात। तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानती। कभी कभी इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो वो सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा 1955 में दिया गया। आगे देखते हैं, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। आपको मालूम है पूरे वातावरण में सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन सा है, सूर्य है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। तो मरुस्थलीय प्रदेश में ऐसी वनस्पति ही पाई जा सकती है जो कांटेदार हो। कैक्टस, कैक्टस इज द राइट आंसर, क्योंकि कैक्टस जो होता है उसमें कांटे जो होते हैं ना वो बहुत पतले से होते हैं, आगे और पीछे मोटे होते हैं, तो वहाँ पर उनमें पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। अगर इसके बारे में थोड़ा पढ़ें तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, कैक्टस सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक फूल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहता है और कांटों से भरे हुए रूप के लिए जाना जाता है। इसकी लगभग 127 वंशों में संगठित 1750 जातियां ज्ञात हैं। यानी कैक्टस की 1750 जातियों की अब तक खोज की जा चुकी है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन जो है वो शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। बात करें शनि की तो शनि के लगभग 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन बुध ग्रह से बड़ा है और एक बड़े वायुमंडल को संजो कर रखने वाला सौर मंडल का एकमात्र चंद्रमा है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का उपग्रह है और शनि के 62 उपग्रह हैं कुल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो लावा से निर्मित होने वाली मिट्टी कौन सी है, वो है काली मिट्टी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है और जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा और लावा निकलता है तो वह ठंडा होकर काली मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। यह मिट्टी कपास, यहाँ पर लिखा नहीं, यह मिट्टी खेती के लिए बहुत उपजाऊ है और यहाँ पर ये भी जान लो, ये जो मिट्टी है कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होती है। कभी प्रश्न आ जाए कि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो वो है काली मिट्टी। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो आपको मालूम है मोस्टली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं। यानी अगर हम इंडिया की बात करें तो ये आपका इंडिया का नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो ये बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर नदियाँ गिरती, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो इस डायरेक्शन में जाकर अरब सागर में गिरती हैं। तो कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो आपको यहाँ पर पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर बी सुवर्ण रेखा, ये जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये जो बाकी की 3 नदियाँ हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम रांची के नज़दीक छोटा नागपुर के पठार से होता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। हिमानी द्वारा किसका निर्माण हुआ है? लेपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो हिमानी द्वारा किसका निर्माण हुआ है? यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी यानी हिम नदों के द्वारा होता है। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। भूमध्य सागर पृथ्वी का एक प्रमुख सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अब जो त्यौहार है वो तो 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है, लेकिन 25 दिसंबर को कहाँ पर गर्मियाँ पड़ती हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है इसके बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जब उत्तरी ध्रुव में ठंड पड़ती है तो उस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में अधिक गर्मी पड़ती है और इसी समय ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। गिर वन्य जीव अभयारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? ये भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। एशियाई शेरों का संरक्षण करता है और ये कहाँ है? गिर, गा से गिर और गा से गुजरात। आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी पूछा गया था, केवल उसका सिस्टम अलग था। सिस्मोग्राफ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? यानी सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर बुध। तो सूर्य से जो निकटतम ग्रह है, सूर्य के सबसे पास जो है वो है बुध। जाहिर सी बात है, बुध पास में है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती होगी। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? अभी बता चुका हूँ, गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या फिर चूना पत्थर। तो इसका जो सही आंसर है संगमरमर। संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, कायांतरित शैल का उदाहरण है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार भारत के क्षेत्र पर है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। यह भारत के 14.25 वर्ग किलोमीटर यानी 43.4% भाग पर पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक विस्तृत है। यानी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। अगर एरिया की बात करें तो 14.25 वर्ग किलोमीटर, अगर परसेंटेज की बात करें तो 43.4% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे आप? उसमें अधिक जल होता है, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। तो इसका क्या सही आंसर होगा? कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की जो मुख्य विशेषता है वह मिट्टी में लवण की सांद्रता अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो है माउंट केटू। ठीक है, माउंट केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन। ये कहाँ स्थित है? ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें 8,611 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है माउंट केटू की, जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या फिर ग्रेफाइट। अभी हमने कायांतरित चट्टान का उदाहरण पढ़ा था जो कि संगमरमर था। अब यहाँ पर आग्नेय चट्टान की बात की जा रही है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा के पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जमने से होता है। इसके उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट या फिर डायोराइट। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता कौन नापता है? कई बार बता चुके हैं, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है वो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और रात सबसे छोटी होती है। यह घटना मकर संक्रांति या फिर शीत अयनांत के कहलाती है। तो ये चीज़ आप समझ गए, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो आप देख के ही पहचान सकते हैं, गुजरात समुद्र के किनारे है, गोवा समुद्र के किनारे है, महाराष्ट्र समुद्र के किनारे, लेकिन राजस्थान ये समुद्र के किनारे नहीं है, तो इस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ये आपको बताना है। तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। भारतीय कृषि को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो है वृष्टि। पढ़ लेते इसके बारे में। भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि पर मौसम संबंधी दशाओं का विशेषकर वृष्टि का सीधा प्रभाव पड़ता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो चंदौली से है। और चंदौली से जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य में जा चुके हैं या नहीं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। तो झूम खेती जो है वो मेघालय में होती है। और झूम खेती के बारे में और पढ़ लेते हैं। झूम खेती पर्वतीय या पठारी भागों में वनों को काट कर की जाने वाली अस्थायी खेती होती है। भारत में यह प्रायः पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, नागालैंड इत्यादि में की जाती है। ये पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। अब यहाँ पर इस वीडियो का जो विशेष प्रश्न है, जो आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको देना है, वो ये है कि सबसे ऊंचे शिखर का आपको नाम बताना है। भारत के सबसे ऊंचे शिखर का नाम आपको बताना है। इस वीडियो में मैंने उसका आंसर भी बताया था। भारत का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो क्या है, उसका क्या नाम है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।